नमस्कार बच्चों, नीट शास्त्र के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती से। बच्चों, नीट शास्त्र पर आपके लिए संकल्प बैच हमने लॉन्च किया हुआ था, जिसमें हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का रिवीजन कम क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आए हुए थे। इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर कवर करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, मिनरल न्यूट्रिशन और प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स कवर कर लिया है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आपका एक चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, आज हम इसको कवर करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, देखिए बच्चों, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमें पढ़ना क्या होता है? हमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को देखना होता है कि प्लांट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की प्रोसेसेस क्या क्या हो सकती हैं, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। वैसे हो सकता है छोटी छोटी प्रोसेस जैसे डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपका हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपका होता है वैस्कुलर टिश्यूज की मदद से। वैस्कुलर टिश्यूज की मदद से आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम और फ्लोएम आपकी दो वैस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो आपका है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, वो हो रहा है किसकी मदद से? डिफ्यूजन की मदद से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा एक और है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से भी होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है कि किसी एक सेल में किसी भी ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर एक सेल होता है उसका, तो उसमें जो भी उसके साइटोप्लाज्म के पूरे कंटेंट्स हैं, ठीक है, वो रोटेट करते हैं, ठीक है, गोल गोल घूमते हैं। अगर ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म अपना मूवमेंट शो करता है। साइटोप्लाज्म मूवमेंट होता है सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है। इस तरह से साइटोप्लाज्म, इसमें जितने पूरे कंटेंट्स हैं, जो भी पूरा ऑर्गेनल्स है, इस तरह से ये रोटेट करता है इसके अंदर। इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या इसको एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की जो प्रोसेस है, ये आपके प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा कॉमन होती है, जैसे कि बैक्टीरिया में, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में, इन सारे ऑर्गेनिजम्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस की प्रोसेस ज़्यादा कॉमन होती है। यूकैरियोट्स में इतनी ज़्यादा साइक्लोसिस नहीं होती, कहीं कहीं ऑब्जर्व की जाती है। जैसे हाइड्रिला प्लांट है, हाइड्रिला प्लांट है, उसका लीफ है, ठीक है, हाइड्रिला प्लांट के लीफ में जो सेल्स हैं, उनमें आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस की प्रोसेस दिखती है। हाइड्रिला प्लांट की लीफ को जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे उसकी सेल्स को, तो वहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट का पूरा मूवमेंट दिखेगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का आपको मूवमेंट दिखेगा कि वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की मदद से अपनी जगह से वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है गोल गोल साइटोप्लाज्म के अंदर। सब्सटेंसेस दैट आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं? वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स होंगे। मिनरल न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएंगे? सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आएंगे, सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सब्सटेंसेस दैट आर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन कौन से सब्सटेंसेस जिनका ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएंगे? मिनरल न्यूट्रिएंट्स आपके आएंगे सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं रूट से, वो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट होंगे प्लांट्स में जहां जहां उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएंगे बच्चों? ग्लूकोज आएगा, फ्रुक्टोज आएगा, स्टार्च आएगा, ठीक है, ये सारी चीजें ये भी ट्रांसपोर्ट होंगी, ये आपकी आएंगी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। इसके अलावा है एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हम और क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, या हम उनको बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स, या हम इनको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जितने प्लांट हार्मोन्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट भी कराना है प्लांट्स में। तो ये सारी चीजें हैं जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किससे होगा? डिफ्यूजन से होगा। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका क्या मतलब है? जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है ना, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। आगे देखो, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए वैस्कुलर सिस्टम चाहिए, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दो आपकी वैस्कुलर टिश्यूज हैं प्लांट्स में। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। तो
तो ये है ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन। ट्रांसलोकेशन का ये मतलब है कि प्लांट्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो वैस्कुलर टिश्यूज की मदद से हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम की मदद से, इस ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। आगे देखो, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम। जाइलम में किसका किसका ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का और मिनरल्स का। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू, ठीक है। ये होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब बच्चों? यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एक डायरेक्शन में होता है। कैसे? रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी वाटर और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स उनको रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और वो यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब ऊपर की तरफ आएगा। हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम में। लेकिन फ्लोएम में तुम्हारा बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, या तुम बोल सकते हो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं और मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम में। फ्लोएम में क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चों? फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इनका ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल कहो या मल्टी डायरेक्शनल कहो। मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल कहने का क्या मतलब है? देखो, जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तब लीव्स में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा, ठीक है। और रूट्स के पास कैसे पहुंचेगा? फ्लोएम की मदद से पहुंचेगा। ये हो गया तुम्हारा एक डायरेक्शन, मतलब लीव्स से रूट में क्या पहुंच रहा है? मान लो स्टार्च पहुंच रहा है या कार्बोहाइड्रेट या फूड पहुंच रहा है, ठीक है। और रूट से ये जब है तब ये फेवरेबल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। मान लो अनफेवरेबल कंडीशंस आई। अनफेवरेबल कंडीशंस कैसी आई? मान लो अब क्या है, इस टाइम पे सनलाइट अवेलेबल नहीं है, या किसी वजह से प्लांट्स की सारी पत्तियां झड़ गई, ठीक है। मान लो अभी लीफ फॉल हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? प्लांट क्या करता है कि फूड को स्टोर कर लेगा रूट में एडवर्स कंडीशंस के लिए। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा? अब रूट से न्यूट्रिएंट्स वापस से प्लांट में जहां जहां जरूरत होगी ऊपर की तरफ वापस आएंगे, जैसे कि स्टेम में, लीव्स में, ठीक है। क्या होगा? स्टेम में और लीव्स में वापस आएंगी। तो ये दोनों तरफ डायरेक्शनल हो रहा है, मतलब दोनों तरफ डायरेक्टेड है। ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा क्या होता है? जो ऑक्सीन्स हैं, ठीक है, ऑक्सीन जो होता है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? स्टेम की टिप पे सिंथेसाइज होता है और रूट की टिप पे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। वहां से भी वो ट्रांसलोकेट किया जाता है, वहां से भेजा जाता है जहां पे उसकी जरूरत है। और भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है, जिबरेलिन्स हो सकते हैं, साइटोकाइनेन्स हो, ये सब जो हार्मोन्स हैं कुछ, ये सभी रूट में सिंथेसाइज होते हैं और ऊपर की तरफ जहां पे उनकी जरूरत है वहां भेजे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है या मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं बाई डायरेक्शनल। लेकिन जाइलम में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है, रूट से अपवर्ड, स्टेम और लीव्स की तरफ। तो ये है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट जाइलम में, और मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट तुम्हारा फ्लोएम में। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टोर्ड फूड, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स कौन कराता है? फ्लोएम। स्टोर्ड फूड का ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का और हार्मोन्स का, ये कौन करा रहा है? फ्लोएम। आगे देखो, प्लांट्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है? ढेर सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और इनका अपना एक सिस्टम है। ट्रैफिक मतलब क्या है? ट्रैफिक मतलब भीड़ भाड़ है ढेर सारी। मतलब कोई कंपाउंड है, लीफ में बन रहा है, स्टेम्स में जा रहा है, स्टेम्स से कहीं और जा रहा है, रूट से लीफ में आ रहा है, ठीक है। वाटर न्यूट्रिएंट्स है तो रूट से लीफ में आ रहे हैं, ठीक है। स्टोर्ड फूड जो है, मतलब फूड जो बन रहा है वो स्टोर होने के लिए रूट्स में जा रहा है, ठीक। प्लांट हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ढेर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, किसी का भी ट्रांसपोर्ट होता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स तो है, जब बाहर से देखोगे तो कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, बट ये वेरी ऑर्डरली, मतलब एक ऑर्डर या सीक्वेंस में हो रहा है, जहां जिसकी जरूरत है वो चीज वहां पहुंच जा रही है, ठीक। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब क्या क्या माध्यम है ट्रांसपोर्ट के। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है? सबसे पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब तुम पहले से समझ रहे हो। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट उसके हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ, मतलब जहां पे उसका अमाउंट ज्यादा है, जहां पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से अपने कम कंसंट्रेशन, जहां पे उसका कंसंट्रेशन कम है, वहां पे पहुंचने की प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि डिफ्यूजन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। क्या है डिफ्यूजन? पैसिव प्रोसेस है। तुमने एक रूम में एक तरफ तुमने परफ्यूम इजेक्ट किया, मान लो तुमने परफ्यूम स्प्रे किया, वो रूम के दूसरे कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। कौन सी प्रोसेस हुई? डिफ्यूजन हुई, ठीक है। डिफ्यूजन गैसेस में भी ऑब्जर्व है, लिक्विड्स में भी ऑब्जर्व है, ठीक है, और लिक्विड सॉल्यूशंस में भी ऑब्जर्व किया जाता है। सॉलिड्स में कोई डिफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है।
सॉलिड्स का सॉलिड्स में कोई डिफ्यूजन नहीं होता। इसके अलावा सॉलिड्स का डिफ्यूजन लिक्विड में भी हो सकता है। जैसे पानी लिया, उसमें शुगर डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट उसमें डिसॉल्व कर दिया, उसमें डाला, थोड़ी देर के बाद उसको छोड़ दो तो पूरे सॉल्यूशन में शुगर के तुम्हें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो डिफ्यूजन होता है, पैसिव प्रोसेस होता है, सबसे पहली बात। दूसरा, हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ होता है। डिफ्यूजन की प्रोसेस का प्लांट में कहाँ यूटिलाइजेशन है? सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, मतलब एक सेल से अदर सेल तक के ट्रांसपोर्ट के लिए, या सेल के खुद अंदर एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल, मान लो कोई एंजाइम जानी है या कुछ जाना है तो वहां पे भी ट्रांसपोर्ट होता है सेल टू सेल और विद इन द सेल, या शॉर्ट डिस्टेंस में। ठीक है, मान लो एक सेल जो दूसरी सेल से थोड़ी सी दूर है, वहां पे डिफ्यूजन की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या है? बहुत स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये किसी लिविंग सिस्टम के भरोसे नहीं बैठा हुआ है। ये तो एक नॉन लिविंग प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, किसी भी चीज का डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिजियोलॉजिकली प्लांट कुछ मेहनत नहीं कर रहा है डिफ्यूजन कराने के लिए। डिफ्यूजन की प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो रही है, इसीलिए स्लो प्रोसेस है। बताया मैंने, मोर कॉमन इन गैस और लिक्विड्स। गैस और लिक्विड्स में ज्यादा कॉमन है। ओनली मीन्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टू प्लांट्स। ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है। क्या? ओनली मीन्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टू प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में गैस की अगर ट्रांसपोर्ट की या एक्सचेंज की बात करेंगे तो सिर्फ एक माध्यम है। क्या है? डिफ्यूजन। देखो, सॉल्यूट्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, इन सब का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में कई तरह से हो सकता है। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस भी हो सकता है, पैसिव प्रोसेस भी हो सकता है, हर एक चीज हो सकती है। लेकिन अगर गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराना है प्लांट में तो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से होगा। प्लांट्स में अगर गैस का ट्रांसपोर्ट कराना है तो सिर्फ एक मेथड है। क्या है वो? डिफ्यूजन। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज द ओनली मींस ऑफ गैसियस एक्सचेंज टू प्लांट्स। डिफ्यूजन की जो रेट्स हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं? डिफ्यूजन का जो रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है क्या क्या है? ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? डिफरेंस कितना है। मान लो अगर कहीं पे हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा अंतर है तो डिफ्यूजन तेजी से होगा। अब मान लो ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन बराबर होने वाला है अब, ठीक है, एक जगह थोड़ा सा ज्यादा है, एक जगह उससे थोड़ा सा कम है, तो डिफ्यूजन की रेट अब स्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि डिफ्यूजन का रेट ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन से अफेक्ट करता है। अगर ग्रेडियंट ज्यादा है तो डिफ्यूजन की प्रोसेस तेजी से होगी, ग्रेडियंट स्लो है तो ग्रेडियंट कम है तो डिफ्यूजन की प्रोसेस स्लोली होगी। परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम। इसका क्या मतलब है? डिफ्यूजन की जो प्रोसेस अगर मान लो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन हो रहा है, तो वो मेम्ब्रेन जिस सब्सटेंस का डिफ्यूजन होना है उसके लिए कितनी परमिएबल है। परमिएबल है मतलब वो कितना अलाउ कर रही है सब्सटेंस को अपने थ्रू, अपने अक्रॉस जाने के लिए, इसी को बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो मेम्ब्रेन जो है अगर उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, अगर परमिएबिलिटी कम है मतलब अलाउ ही नहीं कर रही है मेम्ब्रेन की डिफ्यूजन हो तो डिफ्यूजन रेट अपने आप कम हो जाएगी। इसके अलावा टेम्परेचर और प्रेशर पे भी अफेक्ट करता है। मान लो किसी चीज का डिफ्यूजन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तुमने जहां पे वो डिफ्यूजन हो रहा है वहां पे तुमने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो डिफ्यूजन कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर पे भी अफेक्ट करता है डिफ्यूजन, अफेक्ट होता है टेम्परेचर और प्रेशर से। दूसरा टॉपिक है तुम्हारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या है बच्चों? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एकदम डिफ्यूजन की तरह ही है। फर्क इसमें क्या आता है? फर्क ये आता है कि मान लो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन थी या सेल मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का ये एग्जाम मतलब होता है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट अपने अक्रॉस अलाउ करती है, उसके अलावा कुछ सेलेक्टेड चीजों को आने जाने देती है, कुछ सेलेक्टेड चीजों को आने जाने देती है, ठीक है, और वाटर को अक्रॉस होने जाने देती है। तो अगर ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है तो ये मान लो कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस ए है, ठीक है, इसके लिए ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, ठीक है, मतलब इसको अलाउ नहीं कर दे रही है, इसको अलाउ नहीं कर रही है कि वो आगे जाए। भले ही ए का कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ नहीं है, पर ये डिफ्यूजन को अलाउ नहीं कर रही है क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है इसके लिए इम्परमिएबल है। तो अगर इस मेम्ब्रेन पे कोई ऐसा प्रोटीन हो, ठीक है, कोई ऐसा चैनल हो जिसकी मदद से ए यहाँ से यहाँ चला जाए तो डिफ्यूजन तो अपने आप होगा ना। मान लो बस कोई गेट है जहाँ से कोई स्पेसिफिक गेट्स हैं
ठीक है, जहां से ए क्रॉस कर सकता है और उधर जा सकता है। तो ए को वहां से यहाँ मतलब इस साइड से उस साइड जाने के लिए ऑलरेडी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है पहले से, ठीक है, बस इसको क्रॉस करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अगर मान लो ऐसे कोई रास्ते बना दिए जाएं, ठीक है, अगर चाह होगी तो राह भी होगी, ठीक है, अगर तुम्हें जाना है, अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो रास्ता तुम्हारे लिए अपने आप बन जाएगा। अगर तुम पढ़ाई करोगे ढंग से, तो ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। वैसे अगर ए इस मॉलिक्यूल को वहां जाना है, ठीक है, ऑलरेडी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मौजूद है, क्या है, कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऐसे में क्या होगा, वो पहुंच जाएगा, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है उसमें जो चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं वो सिर्फ एक रास्ता देते हैं, ग्रेडियंट पहले से होना चाहिए। वैसे ही हम तुम्हारे लिए क्या है, हम तुम्हारे लिए रास्ता प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन की चाहत तुम्हारे अंदर पहले से होनी चाहिए। वैसे यहाँ ग्रेडियंट जैसे पहले से होना चाहिए उधर से यहाँ से उधर जाने के लिए, वैसे ही सिलेक्शन के लिए चाहत तुम्हारे खुद होना चाहिए पहले से, हम सिर्फ एक रास्ता देंगे तुम्हें। तो ये रहा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है बच्चों, कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही रास्ता बना रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट, पहले से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो साइज ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, मतलब कि अगर ज्यादा बड़ा साइज होगा जिस चीज का ट्रांसपोर्ट होना है, जिस चीज का डिफ्यूजन होना है, अगर उसकी साइज ज्यादा बड़ी होगी तो मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। विदाउट एटीपी एक्सपेंडिचर, देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एटीपी खर्चा नहीं हो रही है, ये भी एक पैसिव प्रोसेस है। बस इसमें हो क्या रहा है कि कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो बस रास्ता बना दे रही हैं, ग्रेडियंट पहले से मौजूद है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से है तो एटीपी खर्चा करके ट्रांसपोर्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। शोज सैचुरेशन, देखो यहाँ 3 पॉइंट आएंगी, क्या क्या, S3 से क्या मतलब है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में S3, ये 3 चीजें कॉमन होती हैं। क्या क्या कॉमन होती हैं, शो सैचुरेशन, ये सैचुरेशन शो करता है। सैचुरेशन का क्या मतलब है, अगर मान लो एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन की तरफ, एक मेम्ब्रेन में एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वहां पे 10 कैरियर प्रोटीन्स थे, ठीक है। अब मान लो एक टाइम पे वहां पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होना है, जिनका डिफ्यूजन होना है, ठीक है। लेकिन एक बार में अगर सारे चैनल्स खुले हुए हैं तो मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा एक टाइम पे, 10 मॉलिक्यूल्स का ही होगा, क्योंकि जो चैनल्स हैं, प्रोटीन कैरियर्स हैं, वो 10 ही हैं और वहीं से जा सकता है, उसके अलावा मेम्ब्रेन तो अलाउ कर नहीं रहा है उसको क्रॉस करने के लिए। तो एक बार में मैक्सिमम लिमिट अगर पहुंच जाएगा जब सारे के सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज होंगे, जब सारे के सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज होंगे तब वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा, और इसी को बोलते हैं सैचुरेशन, कि ट्रांसपोर्ट का सैचुरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट अपने मैक्सिमम रेट पे पहुंच गया, इससे ज्यादा मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा तेजी से नहीं हो सकता। तो सैचुरेशन पहुंच रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो लिमिटेड हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स अगर ज्यादा होंगे तो सैचुरेशन और देर में पहुंचेगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कम होंगे तो सैचुरेशन जल्दी पहुंच जाएगा। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस में सैचुरेशन शो होता है। इसके अलावा क्या है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का क्या मतलब है, S3 है ना, 3 S आएंगे, तो एक S हो गया सैचुरेशन, दूसरा S हो गया स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का क्या मतलब है, स्पेसिफिक का ये मतलब है बच्चों कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के में जो मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है, जो कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है, वो एक किसी मॉलिक्यूल के या सॉल्यूट के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई भी चला जाएगा जिसका मन करेगा, ठीक है, वो स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट अलाउ करेगा, सबका अलाउ नहीं करेगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं स्पेसिफिक। तीसरा S है, S3 में तीसरा S है सेंसिटिव, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। किसके लिए, इनहिबिटर्स, जो ये ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन्स है बच्चों, प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन्स के इनहिबिटर्स होते हैं, तो इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। इनहिबिटर्स के साथ अगर बाइंड कर जाएगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तब अब वो मेम्ब्रेन प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है, अब वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं करा पाएगा, इसीलिए इनहिबिटर से सेंसिटिव है, इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव है, इनहिबिटर्स के साथ अगर बाइंड कर गया तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में S3, क्या क्या थे, सैचुरेशन, स्पेसिफिक और सेंसिटिव। आगे देखो,
प्रोटीन चैनल्स, देखो बच्चों जो प्रोटीन चैनल्स हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करा रहे हैं, ये दो तरह के होते हैं, स्मॉल हो सकते हैं साइज के बेसिस पे या लार्ज हो सकते हैं, ठीक है। पोरीन्स क्या होते हैं? पोरीन्स तुम्हारे लार्ज प्रोटीन चैनल्स का एग्जांपल है, लार्ज प्रोटीन चैनल्स का एग्जांपल है पोरीन्स क्या कराते हैं? लार्ज पोर्स बनाते हैं आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ, आउटर मेम्ब्रेन्स किसके प्लास्टिड्स के, माइटोकॉन्ड्रिया के और बैक्टीरिया के, किसके प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया। इन तीनों में, प्लास्टिड्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, बैक्टीरिया में जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन की, वहां पे पोरीन्स जो प्रोटीन्स है ये लार्ज पोर्स बनाते हैं और ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं। कभी प्रोटीन्स को, स्पेसिफिक पोरीन्स होते हैं ना, मतलब प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग पोरीन होगा, किसी और मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग पोरीन होगा, लेकिन इनका साइज काफी बड़ा होता है रिलेटिवली, ठीक है, बाकी ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन्स के कंपैरिजन में। अलाउ मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रू, ठीक है, प्रोटीन्स तक को पास करा देते हैं, स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को भी पास करा देते हैं, क्या? पोरीन्स। इसके बाद गोल्डन पॉइंट है, तुम इसको नोट कर लो, क्या है? वाटर चैनल्स आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरेंस, 8, ठीक है, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरेंस हैं, किसमें? वाटर चैनल्स में। अगर कहीं लिखा है वाटर चैनल है यहाँ पे, ठीक है, वाटर चैनल है अगर, तो वाटर चैनल में क्या होगा? वाटर चैनल किससे मिलके बना है? 8 अलग अलग तरह के एक्वापोरेंस से मिलके बना है, ये तुम कभी भूलना नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, इस बार क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ से कि वाटर मॉलिक्यूल, वाटर चैनल जो है वो 8 अलग अलग तरह के एक्वापोरेंस से मिलके बनता है। इसके बाद तुम्हारे लिए टर्म आता है सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट जो है ये को ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, किसका? को ट्रांसपोर्ट। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट किसका एग्जांपल है? को ट्रांसपोर्ट का। और एक दूसरा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है यूनिपोर्ट, मतलब दो ट्रांसपोर्ट हैं, को ट्रांसपोर्ट और यूनि ट्रांसपोर्ट या यूनिपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? को ट्रांसपोर्ट में दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। अब सिम्पोर्ट में क्या होता है कि अगर मान लो कोई कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है ये कोई, सिम्पोर्ट में क्या होगा? मान लो ए और बी दो मॉलिक्यूल्स है जिनका ट्रांसपोर्ट होना है, तो सिम्पोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल्स का एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, तभी होगा जब ए का ट्रांसपोर्ट तभी होगा जब बी भी होगा, दोनों साथ में ही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। ये होता है को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? एक बार में दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, जब दोनों साथ में ट्रांसपोर्ट होंगे तभी उनका ट्रांसपोर्ट होगा, ऐसे इंडिविजुअली किसी एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट का दो एग्जांपल है, एक सिम्पोर्ट है, एक एंटीपोर्ट है। सिम्पोर्ट में क्या होता है? दोनों मॉलिक्यूल्स का सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। एंटीपोर्ट में क्या होता है? एक का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में होगा तो दूसरा अलग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब सिम्पोर्ट में सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट, एंटीपोर्ट में अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट। और जो यूनिपोर्ट होता है, यूनिपोर्ट में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा, ये किसी और मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे होते हैं ना कुछ लोग, हमेशा दो लोग साथ जाते हैं घूमने, ठीक है, कुछ लोग होते हैं किसी का देख के एकदम जस्ट अपोजिट करते हैं एक दूसरे का, और कुछ लोग होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, तीसरे कैटेगरी वाले लोग। तो सिम्पोर्ट का एग्जांपल है जब दो लोग एकदम एक जैसा करते हैं। एंटीपोर्ट है जब एक दूसरे का अपोजिट करेंगे। और यूनिपोर्ट क्या है? जब दुनियादारी से फर्क ही नहीं है, अपना गए जहां मन है वहां चले गए, ठीक है, जो मन किया वो कर रहे हैं, तो वो एग्जांपल है यूनिपोर्ट का। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट तुम्हारे किसके एग्जांपल्स हैं? को ट्रांसपोर्ट के। को ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। अभी देखो क्या पढ़ लिया? डिफ्यूजन पढ़ लिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या है बच्चों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तुम्हारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी खर्चा होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एटीपी खर्चा नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एनर्जी कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, पता है। ये देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी 3 पॉइंट्स आएंगे जिनको हम बोल रहे हैं S3। अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जस्ट बताया तुम लोग को, और उसमें बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी सेम आएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में 3 चीजें कॉमन हैं जिनको हम बोल रहे हैं S3। क्या क्या है? सैचुरेशन, स्पेसिफिक
और सेंसिटिव। ठीक है, सैचुरेशन शो करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कैरियर प्रोटीन्स की तरफ प्रोटीन्स की मदद से होता है, तो ये भी सैचुरेशन शो करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रांसपोर्ट कर जाएगा वहां से। और तीसरा है सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनका होते हैं पंप प्रोटीन्स, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम प्रोटॉन पंप। वैसे ही एक पंप मतलब पंप एग्जांपल है किसका, तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कॉज कराने वाले प्रोटीन्स का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कॉज कराने वाले प्रोटीन्स का एग्जांपल है पंप प्रोटीन्स। जैसे इसका क्या एग्जांपल हुआ, पंप प्रोटीन्स का क्या एग्जांपल हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम प्रोटॉन पंप। ठीक है, और क्या होता है, सोडियम क्लोराइड पंप। तो पंप क्या कराता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट। देखो पंप का अगर नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में देखो मतलब, तो पंप मतलब क्या होता है, मोटर होता है। ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है और पानी चढ़ा देता है ऊपर। वैसे ही ये पंप क्या कर रहा है, ये पंप प्रोटीन क्या कर रहा है, एटीपी ले रहा है, मतलब एनर्जी ले रहा है। ठीक है, और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करा दे रहा है। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है, मतलब जिस साइड में उस चीज की कमी है और जिस तरफ उसका ज्यादा है, तो जिस साइड में कमी है ना वहां से भी उठा के वापस से अगेंस्ट उसके लिए आ रहा है। ठीक है, जहां पे एक जगह मान लो एक मेम्ब्रेन है, उसके एक अक्रॉस कोई चीज ए सब्सटेंस कम है, दूसरी तरफ ज्यादा है, तो पंप प्रोटीन क्या करेगा, एटीपी लेगा, एटीपी यूटिलाइज करेगा और जिस साइड में वो चीज कम है ना वहां से भी उसको उठा के उस साइड भेज देगा जहां पे उसका कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा था। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है पंप प्रोटीन। अब देखो तुम्हें पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, मतलब सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तीन चीजें तुमने पढ़ ली, इनका आपस में कंपैरिजन देखना है, तो देख लो कंपैरिजन। ठीक है, इधर कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं और इधर उनमें वो होता है कि नहीं होता है। स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स सिंपल डिफ्यूजन में चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हाँ चाहिए होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चाहिए होते हैं। हाईली सेंसिटिव सिंपल डिफ्यूजन नहीं, ये होता है, ये होता है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स नहीं, यहाँ होता है, यहाँ होता है। ये तो वही है तुम्हारा S3। ठीक है, सेंसिटिव, सैचुरेशन और स्पेसिफिक। इसके बाद देखो अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में थोड़ी होता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। रिक्वायर्स एटीपी ट्रांसपोर्ट, एटीपी चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, नहीं हाँ, खत्म हो गया। कंपैरिजन देख लिया सबका, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस का कंपैरिजन। इसके बाद देखो अगला टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन, मतलब प्लांट्स का वाटर के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, बहुत गहरा इंपॉर्टेंस है। वाटर का देखो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उसको बताने की या समझाने की या एक्सप्लेन करने की या एग्जांपल देने की या डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है। क्या चीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वाटर के साथ रिलेशन, वाटर में ही लाइफ की ओरिजिन हुई थी। ठीक है, पानी से ज्यादा सौम्य कुछ नहीं है। वाटरमेलन 92% वाटर होता है उसमें। हर्बेशियस प्लांट्स, हर्बेशियस प्लांट्स मतलब घास फूस, नॉर्मल हर्बेशियस प्लांट्स मतलब कि जिनमें लीफ का कंटेंट ज्यादा है, वुडी नहीं है वो, मतलब उसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है, हर्बेशियस हैं। ठीक है, छोटे हैं। हर्बेशियस प्लांट्स में क्या होता है, उसमें अगर उसका फ्रेश वेट देखोगे तो 10 से 15% उसका जो फ्रेश वेट है वही ड्राई मैटर होता है, बाकी सब में वाटर कंटेंट हाई होता है। अब इसके बाद देखो ये दो एग्जांपल्स देख लिए तो थोड़ा तुम्हें आइडिया लग गया कि क्या रिलेशन होता है प्लांट का वाटर के साथ, लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है बच्चों, देखो लीव्स से वाटर लॉस होता है, किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। ठीक है, H2O गैस वेपर्स के फॉर्म में लीव्स से वाटर का लॉस होता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स कहां पे होता है, स्टोमाटा की मदद से होता है। लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि मैच्योर कॉर्न प्लांट्स 3 लीटर ऑफ वाटर ऑब्जर्व करते हैं एक दिन में। मैच्योर कॉर्न प्लांट्स जो है वो 3 लीटर ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एक दिन में। और मस्टर्ड प्लांट जो है, ठीक है, मस्टर्ड का जो प्लांट है वो अपने वेट के बराबर पानी एब्जॉर्ब कर देता है 5 घंटे में। मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन 5 आवर्स। सिर्फ मात्र 5 घंटे में मस्टर्ड प्लांट
अपने वेट के जितना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। आगे जो अगला टॉपिक है वो है वाटर पोटेंशियल। क्या है बच्चों? वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो तुम्हें समझना जरूरी है। वाटर पोटेंशियल और इसके अलावा तीन चीजें और आती हैं। वाटर पोटेंशियल होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, प्रेशर पोटेंशियल होता है। वाटर पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल, देखो एक ग्रीक सिंबल है साई। क्या इसको बोलते हैं? त्रिशूल। त्रिशूल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं साई, ठीक है। PSI, P भी साइलेंट है इसमें। इसको बोलते हैं साई, ठीक है। ये ग्रीक सिंबल है जिसको हम बोलते हैं साई, और ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल। ग्रीक सिंबल है जिसको हम बोलते हैं साई, और ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल। क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल। इसको यूज करते हैं पोटेंशियल के लिए। तो वाटर पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना है तो लिख देंगे साई W, सॉल्यूट पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना है तो साई S, और प्रेशर पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना है तो साई P, ठीक है। साई W, साई S और साई P, ये तीन पोटेंशियल्स हो गए। इसके बाद देखो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखो वाटर पोटेंशियल को तुम्हें ढंग से समझना है, अक्सर नहीं समझ में आता, लेकिन मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स में होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से हो रही है? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, उनको जब कंटेनर में रखोगे तो रैंडमली इधर उधर मोशन शो करेंगे, ठीक है। रैंडमली मोशन शो करेंगे इधर उधर, तो इसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। जैसे, और देखो जब भी किसी सॉल्यूशन में, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? सॉल्यूट में क्या होगा? सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है, वाटर ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है। अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनका रैंडम मोशन भी ज्यादा होगा, और ज्यादा उनका रैंडम मोशन होगा मतलब उस सॉल्यूशन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ वही लिखा है, ग्रेटर द वाटर कंसंट्रेशन ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी या वाटर पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल मतलब वही है, जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, उसी को हम बोलते रहे वाटर पोटेंशियल। तो क्या बोलेंगे? हेंस प्योर वाटर हैज ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि उसमें तो सिर्फ पानी ही पानी है, ठीक है। वाटर विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पानी भी क्या करेगा? जैसे कोई भी चीज होता है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, वैसे ही पानी क्या करेगा? हाई पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई पोटेंशियल का क्या मतलब है कि वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लो पोटेंशियल मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर क्या मूव करेगा? वाटर भी तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, यही तो नेचर है उसका। तो वही लिखा हुआ है कि वाटर विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को जिसको साई से रिप्रेजेंट कर रहा है, साई W, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट्स, एग्जांपल पास्कल। ये जो पोटेंशियल है ना, जो पोटेंशियल के हम बात कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल को, इसको हम प्रेशर की यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि पास्कल्स में, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल्स हमारे लेवल पे नहीं आएंगे इससे रिलेटेड, इसलिए उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना बता रहा हूं उतना समझते जाओ। इतना बस समझो कि साई W जो वाटर पोटेंशियल है वो प्रेशर की यूनिट्स में रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम एग्जांपल में हम पास्कल मान लेते हैं, ठीक है। कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब क्या होता है? रेफरेंस। ये हमने मान लिया, हमने क्या कन्वेंशन लिया कि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो कि कहां पे है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे है, और नॉट अंडर एनी प्रेशर, कोई इस पे अलग से प्रेशर नहीं लग रहा है, इज टेकन टू बी जीरो। नॉट अंडर एनी प्रेशर मतलब वाटर लिया गया है, ठीक है, एकदम प्योर वाटर लिया गया, पानी के अलावा कोई और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे है, ठीक है, और एक्सटर्नल कोई प्रेशर नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कोई और एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है वहां पे, तो इसको हम बोलेंगे इसका वाटर पोटेंशियल कितना है? जीरो है। मतलब कि मान लो ये मैंने प्योर वाटर ले लिया एक कंटेनर में, ठीक है, एकदम प्योर वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर है, इससे ज्यादा कोई प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका अगर वाटर पोटेंशियल कोई बोले इसका साई W कितना होगा, तो मैं बोलूंगा जीरो। बात खत्म। ये है तुम्हारा कन्वेंशन, ये हमने माना है, ये जो हमने माना इससे हमने क्या सीखा
इससे हमने ये सीखा कि अगर कोई सोल्यूशन है, ठीक है, कोई सोल्यूशन है तो प्योर वाटर से ज्यादा उसका वाटर कंसंट्रेशन होगा कि कम होगा? कोई सोल्यूशन है बच्चों तो उसमें वाटर प्योर वाटर से ज्यादा है कि कम है? कम है ना। एक तरफ सोल्यूशन है मतलब उसमें सॉल्यूट भी डिसॉल्व होगा, एक तरफ एकदम प्योर वाटर है, तो जो सोल्यूशन है वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, मतलब वाटर की मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी कम है। काइनेटिक एनर्जी कम है मतलब उसका वाटर पोटेंशियल कम है। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल दुनिया में किसी भी सॉल्यूशन से ज्यादा ही होगा। तो यहाँ वही लिखा है, ऑल सॉल्यूशंस हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन वाटर। ऑल सॉल्यूशंस हैव लोअर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। प्योर वाटर से लोअर कंसंट्रेशन होगा, लोअर पोटेंशियल होगा सारे सॉल्यूशंस का, ठीक है। और ये आया कहां से? जो कन्वेंशन हमने माना है कि प्योर वाटर का जो किसी भी प्रेशर पे नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा, और वहां पे सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया गया है, तो ऐसे प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमने 0 मान लिया। तो बाकी जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनमें इतना तो फिक्स है ना कि वाटर का पोटेंशियल उसमें कम है, तो वो नेगेटिव में आएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। तो सारे के सारे सॉल्यूशंस का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा। इसको समझो सॉल्यूट पोटेंशियल से। देखो, सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर का पोटेंशियल घट गया। सॉल्यूट ऐड करने की वजह से ही तो वाटर का पोटेंशियल घटा है बच्चों। तो सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से जो प्रेशर का पोटेंशियल घटा, वाटर का पोटेंशियल घटा, जितना घटा मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं साई एस। इसी को हम क्या बोलते हैं? साई एस। साई एस किसको बोलते हैं? कि जितने मैग्नीट्यूड से, जितने अमाउंट से वाटर का पोटेंशियल घट गया, ये हो गया साई एस। साई एस क्या है? साई एस क्या है? सॉल्यूट पोटेंशियल। और ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि कितने अमाउंट से वाटर का पोटेंशियल प्योर वाटर से कम हुआ है। इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल जो हमेशा होता है वो नेगेटिव में होता है। क्या होता है सॉल्यूट पोटेंशियल? सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जो प्योर वाटर का मैक्सिमम, प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम जो हमने डिफाइन किया है, कन्वेंशन लिया है, वो हमने माना है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होगा। 0 होगा तो जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, उन सब में एटलीस्ट सॉल्यूट तो ज्यादा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन कम है। वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो वहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल की वजह से उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, और जितने ज्यादा ही सॉल्यूट की मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर का कंसंट्रेशन उतना कम होगा। वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब क्या है? वाटर का पोटेंशियल कम होगा। वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से वाटर का कंसंट्रेशन कम है। वाटर का कंसंट्रेशन कम हुआ मतलब कि सॉल्यूट का पोटेंशियल कम हुआ। तो इसका मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा नेगेटिव आएगा साई एस। सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ज्यादा नेगेटिव आएगा। इसके बाद देखो एक टर्म है प्रेशर पोटेंशियल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। ये किसके लिए डिफाइंड है? ये किसी सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है। ठीक, अगर इसको वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए अगर अप्लाई करो, तो भी गलत नहीं आएगा। प्योर वाटर में सॉल्यूट होगा, प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट होगा ही नहीं तो उसको 0 लिख दोगे, तो साई W बराबर कितना आएगा? 0। वाटर पोटेंशियल 0 आ जाएगा प्योर वाटर का। और सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? जितना सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, जितना भी सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, जितना नेगेटिव में मान लो कोई भी अमाउंट है, ठीक है, कोई भी डाटा है नेगेटिव में है, वही वाटर पोटेंशियल हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसकी वजह से वाटर का पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा अगर एक्सटर्नल कोई प्रेशर रहेगा, ठीक है, तो उससे वाटर का पोटेंशियल बढ़ता है। इसीलिए इक्वेशन लिखते हैं वाटर पोटेंशियल साई W इज इक्वल टू साई S सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस साई P प्रेशर पोटेंशियल। वाटर का पोटेंशियल किसी भी सॉल्यूशन के, ठीक है, डिफाइन किया जाता है साई S सॉल्यूट का पोटेंशियल जो कि हमेशा नेगेटिव होता है, और प्रेशर पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव में आएगा।
जब भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे तो उसकी वजह से वाटर का पोटेंशियल बढ़ेगा, तो वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव वैल्यू है, और साई एस जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। और ये तुम्हारा है इक्वेशन साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी किसी भी सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल को निकालने के लिए। When pressure other than atmospheric pressure is applied to pure water or a solution, its water potential increases. ठीक। अब प्रेशर की वजह से क्या होता है, प्लांट्स में जब भी वाटर की वजह से प्रेशर होता है तो उसकी वजह से सेल टर्जिट हो जाती है। टर्जिट का मतलब क्या है कि अगर ये सेल वॉल है, अगर ये प्लांट का सेल वॉल है तो इसकी सेल मेम्ब्रेन ना यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करने लगती है इसके सेल वॉल पे, ठीक है, इसी को बोलते हैं टर्जिडिटी। सेल क्या हो गई, टर्जिड हो गई, टर्जिडिटी ऑफ सेल। ये टर्जिडिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है किस पे, सेल वॉल, सेल की वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है वाटर, इसी को बोलते हैं टर्जिडिटी। और ये होता किसकी वजह से है, ये वाटर का जब कंसंट्रेशन ज्यादा होता है किसी सेल में, जब सेल को तुम प्लेस कर दोगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे बच्चों सेल के जो कंसंट्रेशन है उससे उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन जब प्लेस करोगे तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा, वाटर हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, पानी अंदर आया, ठीक है, और सेल वॉल तो फिक्स्ड है, सेल वॉल का शेप, सेल का फिक्स्ड शेप क्यों होता है, सेल वॉल की वजह से, तो सेल अब टर्जिड हो जाएगी, ठीक है, टर्जिड हो जाएगी सेल, इसी को बोलते हैं टर्जिडिटी ऑफ द सेल। देखो अभी तक क्या देखा, डिफ्यूजन देखा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा, ठीक है। अब लास्ट में बचा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, ये डिफ्यूजन ऑफ वाटर को बोलते हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। थ्रू अ डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, वाटर का जो मूवमेंट है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है। वाटर का मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। दो फैक्टर्स हैं जो ऑस्मोसिस को गवर्न करते हैं, दो फैक्टर्स हैं जो ऑस्मोसिस को गवर्न करते हैं, क्या है, एक है प्रेशर ग्रेडियंट, एक है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का क्या मतलब है, अगर मान लो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है एक सेल में या एक जगह पे, मान लो यहाँ से वहाँ ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है, ऑस्मोसिस हो रहा है, अगर तुम वहाँ पे एक्सटर्नल कोई प्रेशर लगा दोगे, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दोगे तो ऑस्मोसिस अफेक्ट होगी, उसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक भी सकता है। अगर जितनी ऑस्मोसिस हो रही है ऐसी प्रेशर लगा दी कि ऑस्मोसिस रुक गई, ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर अफेक्ट हो रही है, ऑस्मोसिस अफेक्ट हो रहा है प्रेशर की वजह से और कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ज्यादा होगा तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस फास्ट होगी, जैसा कि डिफ्यूजन में देख रहे थे, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्लोली होगी। इसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। मान लो ये मेम्ब्रेन है, इसके अक्रॉस ऑस्मोसिस हो रहा था, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जा रहे थे, ठीक है, जा रहे थे मजे में, वाटर मॉलिक्यूल्स का नेट मूवमेंट ऐसे हो रहा था। इसको स्टॉप करने के लिए मान लो इधर से तुमने एक्सटर्नल कोई प्रेशर लगा दिया, एक्सटर्नल कोई प्रेशर लगा दिया, अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक गई, तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि कितना प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करो ताकि ऑस्मोसिस ना हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड व्हाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने माना है कि पॉजिटिव मानेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को पॉजिटिव प्रेशर डिफाइन किया गया क्योंकि एक्सटर्नली प्रेशर लगाया जा रहा है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की जब बात करी गई तो उसको हमने नेगेटिव डिफाइन कर लिया। क्या किया, इसको नेगेटिव डिफाइन किया गया ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। आगे प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस एक फिनोमिनन है। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, एक फिनोमिनन है। वो क्या फिनोमिनन है, अभी इसको समझने के लिए पहले तीन चीजें समझो। तीन तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। देखो बच्चों, जब भी कोई बोलेगा कि सॉल्यूशन आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, तो वो किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, ठीक है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव्स ये, रिलेटिव का मतलब ये है कि ये कंपैरेबल हैं,
ठीक है, कोई चीज अगर आइसोटोनिक है तो किसी के कंपैरिजन में होगी, हाइपरटोनिक है तो किसी के कंपैरिजन में ही होगी, ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं। तो अगर आइसो और जनरली अगर मान लो कुछ मेंशन नहीं किया जाता है तो हम बॉडी की सेल्स को रेफरेंस मान के कि इसके कंपैरिजन में बोला जा रहा होगा ये समझ लेते हैं। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? व्हेन एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिखा है मतलब हमने सेल कंसीडर कर लिया अपने आप, ठीक है। अगर मान लो दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं, ए है और बी है, दोनों का कंसंट्रेशन एकदम सेम है, तो हम बोलेंगे ए और बी आइसोटोनिक है। अगर मान लो कोई ऐसे कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, बोल दे आइसोटोनिक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर कुछ नहीं बोला गया तो साइटोप्लाज्म को रेफरेंस मान लिया जाता है। हाइपोटोनिक क्या है? ऐसी सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन से कम है, और हाइपर मतलब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बोलते हैं इसका मतलब वहां पे सॉल्यूट ज्यादा है और वाटर कम है। इतना समझ आ रहा है? जब हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर कहीं पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट या वाटर उसमें कम होगा, ठीक। अब प्लाज्मोलाइसिस की फिनोमिनन क्या है? प्लाज्मोलाइसिस क्या है? जब वाटर किसी सेल से बाहर निकल जाता है और सेल की श्रिंकिंग हो जाती है। और श्रिंकिंग कब होगी सेल की? वाटर तब बाहर कब जाएगा? जब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा। वाटर बाहर तब जाएगा जब वो सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी होगी, मतलब बाहर का कंसंट्रेशन, इस मान लो ये कोई सेल थी, इस सॉल्यूशन में प्लेस है, इस सेल का एक साइटोप्लाज्म का एक अपना कंसंट्रेशन होगा C, मान लो बाहर का जो कंसंट्रेशन है C' है, ठीक है, और C' से ज्यादा है, इसका मतलब सेल कहाँ पे है? सेल है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, सेल है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। और जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी हुई है तो वाटर बाहर आएगा। बाहर क्यों आएगा? क्योंकि अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। देखो, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और वाटर का कंसंट्रेशन दोनों अलग चीज है। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर कम है। और अगर हम बोल रहे हैं कि वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम सीधे वाटर की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है, हाँ, सॉल्यूशन अगर हाइपरटोनिक है, कंसंट्रेटेड है, मतलब वहां पानी कम है, सेल के अंदर पानी ज्यादा होगा, तो बाहर, अंदर से बाहर की तरफ पानी बाहर चला गया, ठीक है। पानी, वाटर का नेट मूवमेंट बाहर हुआ। नेट मूवमेंट क्या मतलब है कि ट्रांसपोर्ट हमेशा दोनों तरफ से होता है, बट नेट मूवमेंट बाहर की तरफ ज्यादा होगा और वाटर का लॉस होगा। और इस कंडीशन में क्या होता है? सेल की श्रिंकिंग हो जाती है, ठीक है। सेल पूरा का पूरा श्रिंक कर जाता है, ये देखो, श्रिंक कर जाता है, अपनी सेल वॉल से डिटैच कर जाता है। डिटैच्ड फ्रॉम सेल वॉल, तो सेल की श्रिंकिंग हो गई और सेल अपनी सेल वॉल से डिटैच हो गया, वाटर बाहर निकल गया। इस सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसके बाद देखो अगला टर्म आता है फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल क्या होता है? जब सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है, मतलब बाहर का कंसंट्रेशन और सेल का अपना कंसंट्रेशन दोनों इक्वल है, दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, तो ऐसी सेल को बोलते हैं फ्लैसिड सेल। तो इस कंडीशन में ना ही सेल की प्लाज्मोलाइसिस होती है, ठीक है, ना ही कोई वो प्रेशर अप्लाई करता है वॉल्स पे, अपनी सेल वॉल्स पे कोई प्रेशर भी अप्लाई नहीं कर रहा और प्लाज्मोलाइसिस वाली कंडीशन भी नहीं है, ठीक है, बैलेंस कंडीशन है, इसको बोलते हैं फ्लैसिड सेल। देखो यहाँ लिखा है प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज रिवर्सिबल। प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैसे है? अभी सेल है, ये सेल वॉल है, ये सेल है, श्रिंक कर गया, एक तरफ आ गया है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया मान लो, ठीक है। अब इसी सेल को उठा के तुमने भर दिया किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको रख दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो अब क्या होगा? बाहर का कंसंट्रेशन कम है, मतलब बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर अंदर मूव करेगा सेल के और सेल वापस से नॉर्मल साइज रिगेन कर जाएगी। अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा ही हाइपोटोनिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही हाइपोटोनिक है, तो वाटर ज्यादा अंदर मूव करने लगेगा, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा? जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल पे एक प्रेशर अप्लाई करने लगेगी, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा? जो प्रेशर अप्लाई कर रही है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे जो प्रेशर अप्लाई कर रही है, इसकी वजह से क्या होगा? उस प्लांट मतलब वहां पे प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा, वहां पे वाटर का प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा, साई पी बढ़ेगा, ठीक है।
और इस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर से क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है सेल का और सेल की ग्रोथ होती है, एक्सटेंशन ग्रोथ होती है, ठीक है। मतलब सेल वॉल पे प्रेशर लगा के एक्सटेंशन हो रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से टर्गर प्रेशर की वजह से सेल का एक्सटेंशन ग्रोथ होता है। अगला टॉपिक जो है वो है इम्बाइबिशन, ठीक है। इम्बाइबिशन क्या होता है, एक स्पेशल तरह का डिफ्यूजन है। इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इसमें वो क्या होता है कि जो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिफ्यूजन हो रहा है किसी सॉलिड में, किसी भी सॉलिड में वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बाइबिशन। वाटर एब्जॉर्ब बाय कोलॉइड्स, ठीक है, कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। एग्जांपल क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड, ठीक है। ड्राई वुड या सीड्स में वाटर की जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है इसको बोलते हैं इम्बाइबिशन। क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइब्ड इज एसेंशियल। वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ भी होना चाहिए। मैंने बोला कि इम्बाइबिशन की प्रोसेस जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, बट डिफ्यूजन तो है ही। तो डिफ्यूजन में क्या मेन पॉइंट्स है कि एक तो पैसिव प्रोसेस है और दूसरा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। तो मतलब वहां भी सेम चीज है कि वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट तो पहले से ही होना चाहिए, किसमें किसके बीच में, एब्जॉर्बेंट मतलब कि जो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो इम्बाइब कर रहा है, ठीक है, और लिक्विड जो इम्बाइब हो रहा है। जिस लिक्विड का जनरली वाटर होता है, तो जिस भी लिक्विड या वाटर का जो इम्बाइबिशन हो रहा है वहां पे, और जहां जो इम्बाइब कर रहा है, जो एब्जॉर्बेंट है, इन दोनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट पहले से होना चाहिए, तभी इम्बाइबिशन होगा, क्योंकि ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। डिफ्यूजन का एग्जांपल है, पैसिव प्रोसेस है। फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब इन ए लिक्विड, एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज आल्सो अ प्रीरिक्विजिट। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि अगर मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस है जहाँ पे इम्बाइबिशन होना है, ठीक है, उसके सरफेस पे, ठीक है, उसके सरफेस पे लिक्विड ठहर ही नहीं रहा है, ठीक है। क्या है, अगर मान लो आपकी क्यूटीन का डिपोजिशन है या सुबेरिन का है, तो क्या वहाँ पे इम्बाइबिशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ वही लिखा है कि जो एब्जॉर्बेंट का सरफेस है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिनको इम्बाइब होना है, कोई भी लिक्विड है, तो वहाँ पे उनके बीच में पहले से एक एफिनिटी होनी चाहिए, तभी जाके इम्बाइबिशन की प्रोसेस हो पाएगी। अभी तक देखो जितना भी तुमने देखा, अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इम्बाइबिशन, ये सारे क्या हैं, ये सारे बच्चों शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब तुम्हें पढ़ना है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसका किसका पढ़ना है, वाटर का पढ़ना है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, इन सबका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को, इसकी जो प्रोसेस है जो जाइलम और फ्लोएम की मदद से होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स थ्रू वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ऑलरेडी देखो बुक में लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन जो है वो स्लो प्रोसेस है। 50 माइक्रोमीटर डिफ्यूजन होने में 2.5 सेकंड का टाइम लगता है। तो प्लांट की हाइट तो मीटर्स में, यहाँ तक कि टॉल ट्रीज 100 मीटर्स तक के हो सकते हैं। तो उनमें अगर डिफ्यूजन से होने लगा तो सालों लग जाएंगे ट्रांसपोर्ट होने में। इसीलिए प्लांट्स में लॉन्ग डिस्टेंस के लिए दूसरी प्रोसेस है। अब देखो वाटर मिनरल्स ऑफ फूड, वाटर मिनरल्स ऑफ फूड में क्या क्या आएगा, ग्लूकोज या स्टार्च, ठीक है। वाटर मिनरल्स ऑफ फूड, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मास या बल्क फ्लो सिस्टम से होता है। मास या बल्क फ्लो सिस्टम से क्या मतलब है कि पूरा बल्क में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक साथ पूरा जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली वाटर अलग जा रहा है, मिनरल्स अलग जा रहे हैं, और जो सुक्रोज है या ग्लूकोज है, ठीक है, या जो भी फूड सब्सटेंस है वो अलग जा रहा है। सब मास या बल्क में जा रहा है, मतलब एक साथ जा रहा है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क और मास from one point to another as a result of pressure difference between the 2 points। देखो यहाँ भी प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है तभी ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। तो जो मास फ्लो है, मास फ्लो या बल्क में जो फ्लो है वो भी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही हो रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखा है बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक का प्रेशर है तुम्हारा रूट प्रेशर। क्या, रूट प्रेशर। रूट जो प्रेशर लगाता है वो एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल है, ठीक है। और लीज जो प्रेशर लगाती है, जो ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, वो तुम्हारा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल है, ठीक है। इसको देखो एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दिए, गार्डन होस दिया है, एक सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ दिया है, ठीक है। गार्डन होस मतलब कि जो तुम्हारा गार्डन में जब
तुम वाटरिंग के लिए कोई इस्तेमाल करते हो, नीचे जो छोटी सी मोटर लगा रही थी उसको बोलते हैं गार्डन होज, तो वो तुम्हारा किसका एग्जांपल है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। और जब पाइप से, स्ट्रॉ से जब तुम सक्शन कर रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है, तो ये ऊपर से हो रहा है, ठीक है। लीफ में भी कैसे हो रहा है? लीफ में जो ट्रांसपिरेशनल पुल कर रहे हैं ये ऊपर से कर रहे हैं, तो ये निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल है। क्या क्या है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक का एग्जांपल है रूट प्रेशर या गार्डन होज, और निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल है ट्रांसपिरेशनल पुल या सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ। ट्रांसलोकेशन ऑलरेडी बता दिया, द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम या फ्लोएम प्लांट्स में। स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज है, क्या है? जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम देखो किसका किसका ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स का। किसका किसका? वाटर का, मिनरल सॉल्ट्स का, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स। नीट 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, ठीक है। अलग अलग ऑप्शंस थे, पूछा था कि जाइलम किसका किसका ट्रांसपोर्ट करता है। किसी में वाटर और मिनरल सॉल्ट्स लिखा हुआ था, किसी में वाटर सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन लिखा हुआ था, किसी में वाटर एंड हार्मोन्स लिखा हुआ था, और एक ऑप्शन में चारों एक साथ लिखा हुआ था। तो वही करेक्ट आंसर था। क्या क्या है? वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। कौन कराता है? जाइलम। फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम में किसका ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इतना याद रखो, अगर मोटा मोटा याद रखना चाहते हो तो जाइलम में वाटर और मिनरल्स का, ठीक है, जाइलम में वाटर और मिनरल्स का, और फ्लोएम में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, ठीक है, जो फूड बन रहा है, ठीक है, फूड का और हार्मोन्स का, इन सारी चीजों का फ्लोएम में, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का भी, और जाइलम में वाटर और मिनरल्स का। हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर? एनसीईआरटी में बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी हुई है, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स जो है वो तुम्हारा दो पाथवे से होता है, एक होता है सिम्प्लास्ट, एक होता है एपोप्लास्ट, ठीक। तो उसी को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं, आगे। अभी देखो बस कहानी लिखी हुई है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स जो है ये फंक्शन ऑफ रूट हेयर है। तो ये तो पहले से जानते हो, रूट हेयर्स क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। रूट हेयर मिलियंस में होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से रूट हेयर जो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लांट्स के लिए इजी हो जाए। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद मिनरल सॉल्यूट्स। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मिनरल सॉल्यूट्स के साथ होता है। रूट क्या एब्जॉर्ब करता है? जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सबको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, सारे सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स अंदर आ जाते हैं, उसके बाद वाटर अपने आप ही अंदर आ जाता है, ठीक है। तो मिनरल सॉल्यूट्स के साथ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है रूट्स में, और ये डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, प्योरली डिफ्यूजन होता है, ठीक है। वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? वाटर का मूवमेंट फर्दर दो पाथवे से हो सकता है। एक बार जब रूट सेल्स में आ गया, ठीक है, एक बार जब रूट के सेल्स में वाटर आ गया तो दो पाथवे हो सकते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे या सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। एपोप्लास्ट होता है नॉन लिविंग पाथवे, एपोप्लास्ट है नॉन लिविंग पाथवे और सिम्प्लास्ट है लिविंग पाथवे। एपोप्लास्ट में क्या होता है बच्चों? एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, सेल की जो वॉल्स हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। सेल की जो सेल वॉल है वो तो नॉन लिविंग होती है, इतना तो पता होगा, ठीक है। तो सेल वॉल्स, सेल वॉल्स और इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनके थ्रू वाटर मूव करता है। एक बार देखो रूट में जो आ गया डिफ्यूजन की प्रोसेस है, उसके बाद वाटर का दो मूवमेंट है, एक है सिम्प्लास्ट, या तो सिम्प्लास्ट तरीके से जाएगा, सिम्प्लास्ट पाथवे है, दूसरा पाथवे एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट है नॉन लिविंग पाथवे, सिम्प्लास्ट है लिविंग पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में कहां से जा सकता है वाटर? तुम्हारा जा सकता है सेल वॉल्स के थ्रू, एडजेसेंट सेल की वॉल्स के थ्रू, या इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है? सिम्प्लास्ट पाथवे मतलब सेल्स में डिसॉल्व हो के जाता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस स्लोली जाएगा। तो इतना समझ गए होगे कि जो एपोप्लास्ट पाथवे है वो तेज होगा, सिम्प्लास्ट पाथवे स्लो होगा। ये जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट का पाथवे है, ठीक है, मतलब एपोप्लास्ट पाथवे से भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिम्प्लास्ट पाथवे से भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन फाइनली क्या होता है कि जो एंडोडर्मिस लेयर होती है रूट्स की एंडोडर्मिस सेल्स की एक लेयर होती है। वैस्कुलर जब टिश्यूज पढ़ते हो एनाटॉमी में, तो वहाँ एंडोडर्मिस एक सेल सर्कुलर लेयर आती है पूरी एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस सेल्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं एंडोडर्मिस की हर एक सेल्स में, और ये पूरी एक सर्कुलर बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एक सर्कुलर बाउंड्री बनाते हैं
ताकि एक तरह का एक चेक सिस्टम है, ठीक है, कि जो अगर आगे हम वैस्कुलर टिश्यूज में जो भी चीज हम भेजने वाले हैं वो एक बार यहाँ पे चेक हो जाए, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, स्ट्रिप्स बनती है, सर्कुलर स्ट्रिप बनती है, हर एक सेल्स में होती है एंडोडर्मिस के, जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। और कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ये क्या करता है, ये बेसिकली तुम्हारा एपोप्लास्ट पाथवे को रोक देता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप से आगे मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को क्रॉस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिम्प्लास्ट पाथवे से जाया जा सकता है, सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। एक बार कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या एंडोडर्मिस को क्रॉस कर लेती है वाटर, एक बार इस लेयर को जब क्रॉस कर लेती है तब फिर से वो फ्री है कि वो एपोप्लास्ट से जाए चाहे सिम्प्लास्ट पे जाए। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट पूछा जाए वाटर का कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पे या एंडोडर्मिस की जो लेयर है, ठीक है, उसके अक्रॉस कैसे होता है, तो आंसर होगा सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक। देखो वाटर का जो फ्लो है, ठीक है, वाटर का जो फ्लो मेंटेन होता है वो दो फोर्सेस की वजह से मेंटेन होता है, जिसको बोलते हैं कोहेशन और एडहेशन। कोहेशन क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में जो अट्रैक्शन, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, उसको बोलते हैं कोहेशन। और एडहेशन क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जहां पे मतलब जिस सरफेस के थ्रू जा रही हैं, ठीक है, उसके साथ जो उसका अट्रैक्टिव फोर्स है उसको बोलते हैं एडहेशन। तो ये दो फोर्सेस हैं जो वाटर के ट्रांसपोर्ट में काम करती हैं, क्या क्या, कोहेशन और एडहेशन। सिम्प्लास्ट ऑलरेडी बता दिया, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, नेबरिंग सेल्स कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये क्या है, जो सिम्प्लास्ट पाथवे है उसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, एक एक सेल में डिसॉल्व होते हुए जा रहा है। उसके अलावा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि दो सेल्स के बीच में एक कनेक्शन होता है, जैसे ये एक सेल है, ये एक दूसरी सेल है, इसके बीच में देखो इस तरह से कनेक्टिव पाथवे होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भी वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वाटर जा रहा है तो ये सिम्प्लास्ट पाथवे है। क्या है, सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। सिम्प्लास्ट रिलेटिवली स्लोअर होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं, और एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस की मदद से इसकी जो प्रोसेस है इसमें मदद करती है, क्या, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एग्जाम्पल पहले ही बताया था पहली स्लाइड में कि हाइड्रिला की जो लीफ है वहां पे क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट हम आराम से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, और ये एग्जाम्पल है किसका, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द फ्लो थ्रू द एपोप्लास्ट। इसका क्या मतलब है, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू होता है। सिम्प्लास्ट पाथवे तो स्लो है, रिलेटिवली स्लोअर है, ठीक है, इसलिए एपोप्लास्ट पाथवे से ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। बट जो कॉर्टेक्स है, जो एंडोडर्मिस की लेयर है कॉर्टेक्स में, ये यहाँ पे सुबेराइज्ड स्ट्रिप है जिसको हम बोल रहे हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, और ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, इम्परवियस टू वाटर, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिम्प्लास्ट पाथवे से वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। एक बार जब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को क्रॉस कर लेती है सेल, तो वो वाटर तो वो एंटर कर जाती है जाइलम में। कहाँ एंटर करती है, जाइलम में। वाटर एंटर्स एंडोडर्मिस एंड देन इनटू द जाइलम। और एक बार जब जाइलम में गई तो फिर वो अगेन फ्री हो गई दोनों पाथवे फॉलो करने के लिए, सिम्प्लास्ट हो चाहे एपोप्लास्ट हो। आगे देखो एक छोटा सा टॉपिक है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा तुम्हारा सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। माइकोराइजा एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। जैसे तुम पढ़ते हो कि एल्गी और फंगस में जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन उसको बोलते हैं लाइकेन, वैसे ही माइकोराइजा भी एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। किसके बीच में है, ये है फंगस के, ठीक है, फंगस के और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, मतलब हायर प्लांट्स की रूट्स और फंगस के बीच का एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसको हम बोल रहे हैं माइकोराइजा। अब माइकोराइजा में क्या होता है, जो फंगस है उसकी हाइफे होंगे, ठीक है, हाइफे वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स, आयंस और वाटर। तो फंगस का क्या काम हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, आयंस और वाटर, ठीक है। मिनरल्स और आयंस और वाटर एब्जॉर्ब करके रूट को देगा, ठीक है। और रूट क्या करता है, रूट देता है फंगस को शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। शुगर मतलब फूड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये दो चीजें रूट्स प्रोवाइड कर रहा है किसको, फंगस को। और फंगस क्या कर रहा है, फंगस प्लांट्स को दे रहा है
मिनरल्स, आयंस और वाटर, ये तीन चीज प्रोवाइड कर रहा है फंगस। देखो जो माइकोराइजा है वो क्या करता है, वो रूट्स को ज्यादा एफिशिएंट बना देता है, ठीक है, क्या करता है, रूट्स को ज्यादा एफिशिएंट बना देता है मिनरल्स, आयंस और वाटर्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक। और इसके बदले में प्लांट क्या देता है, प्लांट फंगस को शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देता है। तो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल है। कहीं कहीं पे क्या होता है, ये एसोसिएशन ऑब्लिगेट होता है। ऑब्लिगेट मतलब नेसेसरी है, ठीक है, ऑब्लिगेट है उस प्लांट के सर्वाइवल के लिए। किसमें, पाइनस में। पाइनस की सीड्स जो है ना, वो बिना माइकोराइजा के, मतलब बिना अपने फंगल पार्टनर के उनकी सीड्स का जर्मिनेशन ही नहीं होता। यहाँ पे लिखा है पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा। मतलब पाइनस का प्लांट अगर माइकोराइजा से एसोसिएशन नहीं, फंगस से एसोसिएशन नहीं करेगा, ठीक है, तो वो जर्मिनेट ही नहीं करता है। वाटर मूवमेंट अप ऑफ प्लांट, इसका क्या मतलब बच्चों, मतलब एक बार जो वाटर जाइलम में आ गया रूट से एब्जॉर्ब होके, अब उसका मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगा। अब उसका अपवर्ड मूवमेंट जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो रूट की वजह से हो जाए, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल रूट प्रेशर, या वो ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से हो जाए जो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल है, ठीक है, या तो वो रूट प्रेशर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझो, रूट प्रेशर जो होता है ना वो उतना एफिशिएंट नहीं है। मेन जो ड्राइविंग फोर्स है, मेन ड्राइविंग फोर्स जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का अपवर्ड्स प्लांट में, वो ट्रांसपिरेशनल पुल ही है। रूट प्रेशर सिर्फ इतना करता है कि प्लांट्स में अगर मान लो जो कॉलम है वाटर की, अगर वो ब्रेक हो जाती है तो रूट प्रेशर क्या करता है, उस कंटिन्यूअस वाटर कॉलम को मेंटेन कराने में मदद कर देता है, ठीक है। छोटे प्लांट से मान लो रूट प्रेशर थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट करवाता है, बट लार्जर प्लांट्स में जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, वहां पे मोस्टली ट्रांसपिरेशनल पुल ही है जो मेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और वो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल है, ठीक है। रूट प्रेशर डेवलप कैसे होता है, देखो आयंस होते हैं वो वैस्कुलर टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्टिव प्रोसेस। सॉइल में जो भी आयंस हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रूट में पहले अब्सॉर्ब किए जाते हैं एक्टिव प्रोसेस से, और एक बार जब आयंस अब्सॉर्ब हो गए रूट सेल्स में, तो वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, मतलब कि सॉल्यूशन वो ज्यादा कंसंट्रेट हो गया ना जब आयंस अंदर आ गए, तो अब आसपास जो सॉइल है उसमें जो वाटर है, ठीक है, वो अपने आप पैसिवली डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ जाता है, ठीक है। क्या है, आयंस ट्रांसपोर्टेड इनटू वैस्कुलर टिश्यूज, जिसकी वजह से प्रेशर या कंसंट्रेशन जाइलम में बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी वजह से वाटर अंदर आ गया। एक बार जब वाटर वहां पे इकट्ठा हुआ तो उसको कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर डेवलप हो गया, ये क्या करता है, वाटर का स्मॉल डिस्टेंस में मूवमेंट करा देता है, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस का मूवमेंट करा देता है। देखो गटेशन एक प्रोसेस है, क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग में ऑब्जर्व किया गया है कि ग्रास है कोई, ठीक है, ग्रास है, ग्रास की कोई लीफ है, अर्ली मॉर्निंग्स में देखा गया है कि इसका जो टिप होता है, ठीक है, यहाँ टिप पे वाटर दिखाई देता है। अर्ली मॉर्निंग्स में ग्रास की टिप पे, ग्रास के लीफ की टिप पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। गटेशन होता क्या है, गटेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रूट प्रेशर। गटेशन रूट प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। ये जो ओपनिंग होती है स्टेम लीफ की टिप पे, इस ओपनिंग बोलते हैं हाइडाथोड। इस ओपनिंग को बोलते हैं हाइडाथोड। यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं अर्ली मॉर्निंग में। होता क्या है, रूट प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग इज नोन एज गटेशन। ये है गटेशन, और ये एक एग्जांपल है, मैनिफेस्टेशन है किसका, रूट प्रेशर का। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि रूट प्रेशर रीस्टैब्लिश द कंटीन्यूअस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द जाइलम which often break under the enormous tensions created by the transpiration। देखो क्या होता है कि जो वाटर की कॉलम है, क्या होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल है, ठीक है, वाटर को खींच रहा है ऊपर की तरफ, तो वाटर की कॉलम बन रही है। जैसे क्या होता है, कभी मान लो पाइप से तुमने पानी खींचा है मुंह में, ठीक है, मुंह में जब पानी खींचते हो तो पहले तुम्हें एयर सक करनी पड़ती है, और एक बार जब पूरी एयर सक हो जाती है तो वो वाटर की पूरी कंटिन्यूअस कॉलम बन जाती है, और फिर पानी अपने आप ही बाहर आता है। तो ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशनल पुल है, वो सेम इसी फिनोमेनन पे काम करता है। एग्जांपल में लिखा हुआ था ना, सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ, ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल है। बट कभी कभी जो कंटिन्यूअस कॉलम है वाटर की, वो मान लो ब्रेक हो गई किसी रीजन से, ठीक है, टेंशन क्रिएट हुआ, ठीक है, एनॉर्मस टेंशन है, यहाँ लिखा है एनॉर्मस टेंशन की वजह से वो जो कंटिन्यूअस कॉलम है वाटर की, वो ब्रेक हो गई। उसकी वजह से उसको रीस्टैब्लिश कौन कर देता है, रूट प्रेशर। रूट भी थोड़ा बहुत प्रेशर नीचे से जो लगा रहा है, वो कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर को रीस्टैब्लिश कर देता है।
अब देखो पहला देख लिया रूट प्रेशर, दूसरा था वाटर मूवमेंट के लिए ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मीटर्स पर आवर, ये रेट है ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशनल पुल की मदद से 15 मीटर वाटर पर आवर ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपिरेशनल पुल इज द मेजर पुशिंग फोर्स। ठीक, ट्रांसपिरेशन इज फ्रॉम लीव्स से होता है। ठीक है, और एक पुल मॉडल आया था, उसको कहते हैं कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल मॉडल। ठीक है, सिर्फ नाम मेंशन किया गया है कि वाटर का जो मूवमेंट है ट्रांसपिरेशनल के थ्रू, ये इस मॉडल से एक्सप्लेन किया गया था। क्या? कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। एनसीईआरटी में इसका नाम मेंशन है, तो इतना याद रखो कि जब पूछे कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो कौन से मॉडल से एक्सप्लेन किया गया था, तो उसका आंसर है कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल मॉडल। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि लेस देन 1% वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड। क्या होता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर रूट्स में जाइलम के थ्रू, ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो वाटर को ऊपर खींच रहा है। ठीक है, और ट्रांसपिरेशनल पुल होता क्यों है? लीव्स में जो स्टोमाटा है वहां से कंटिन्यूअसली वाटर जो है वो इवेपोरेट होते रहता है, और ये प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर का क्या होता है, जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब ये जो वाटर देखो नीचे से वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ऊपर इवापोरेशन करके ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से वाटर का लॉस हो रहा है। इस प्रोसेस में सिर्फ 1% वाटर जो है प्लांट को यूज करता है, बाकी पूरा का पूरा वाटर ट्रांसपिरेशन में लॉस हो जाता है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस सारा का सारा वाटर लॉस हो जाता है। ठीक है, सिर्फ 1% या उससे भी कम वाटर जो है वो प्लांट अपने लिए यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। मोस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस्ट थ्रू लीव्स थ्रू द स्टोमाटा। देखो ट्रांसपिरेशन क्या है? जो ट्रांसपिरेशनल पुल है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की वजह से डेवलप होता है। ट्रांसपिरेशन का जो प्रेशर है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऊपर। स्टोमाटा से क्या क्या होता है? स्टोमाटा जो ओपनिंग है वहां से वाटर का भी लॉस होता है, और वाटर का लॉस होता है किसके फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में। वाटर का लॉस होता है वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, और स्टोमाटा से ही ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज भी होता है। ठीक, इसके बाद देखो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा किसका फंक्शन है? गार्ड सेल का। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कौन कराता है? गार्ड सेल। जब गार्ड सेल टर्जिड होता है, ठीक है, टर्जिड मतलब जब उसमें वाटर ज्यादा हुआ है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जब गार्ड सेल टर्जिड होता है उस टाइम पे गार्ड सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, और जिस टाइम पे उसमें वाटर का लॉस होता है, जब वो फ्लैसिड होता है मतलब नॉर्मल कंडीशन होता है, तब उस समय गार्ड सेल क्या करता है? स्टोमाटा को बंद कर देता है। स्टोमाटा ओपन कब होता है? जब गार्ड सेल टर्जिड होता है, और स्टोमाटा क्लोज कब होता है? जब गार्ड सेल फ्लैसिड होता है। ठीक है, गार्ड सेल जो होते हैं डाइकॉट्स में बात करें तो बीन शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? बीन शेप्ड। देखो गार्ड सेल डाइकॉट्स में से बीन शेप्ड होते हैं, और मोनोकार्ड्स में कैसे होते हैं? डंबल शेप्ड। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब बस इतना समझो कि यहाँ पे देखो ये सेलुलोज की माइक्रोफिब्रिल्स हैं। क्या है? सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स सेलुलोज के बने होते हैं, और ये रेडियली ओरिएंटेड है। रेडियली ओरिएंटेड है मतलब इस तरह से हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स हैं, रेडियल इनका ओरिएंटेशन है। ठीक है, और ये मदद करते हैं स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में। कौन हेल्प करता है? सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स, जिनका ओरिएंटेशन कैसा है? रेडियली। दे आर ओरिएंटेड रेडियली एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, गार्ड सेल में होते हैं सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स। गार्ड सेल जब फ्लैसिड होता है तो स्टोमाटा बंद हो जाता है, गार्ड सेल जब टर्जिड होता है तो स्टोमाटा खुलता है। ठीक है, देखो दो नाम और दिए हुए हैं। डॉर्सीवेंट्रल लीफ क्या होता है? डॉर्सीवेंट्रल लीफ होता है जिस भी लीफ में जो इसका लोअर सरफेस है, जैसा अगर ये लीफ हमारे सामने दिख रहा है, तो जो जैसे जब वो नेचुरल जिस कंडीशन में लीफ उस प्लांट पे है और जिधर लाइट पड़ रही है मेजरली, उसको हम बोलते हैं अपर सरफेस। ऐसे नहीं कि पत्ती अगर तोड़ लिया, वैसे भी देखो थोड़ा सा पता चलता है कि अपर सरफेस कौन सा है लीफ का, लोअर सरफेस कौन सा है। तो अपर सरफेस ये हुआ, ठीक है, इसके नीचे क्या हुआ? लोअर सरफेस। तो जिस लीफ में लोअर सरफेस में ज्यादा स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, ऐसी लीफ को बोलते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ। क्या बोलते हैं? डॉर्सीवेंट्रल लीफ। डॉर्सीवेंट्रल लीफ में क्या होता है? लीव्स की लोअर सरफेस पे, अंडर सरफेस पे स्टोमाटा का नंबर ज्यादा होता है। और आइसोबाइलेटरल लीफ क्या होता है? आइसोबाइलेटरल लीफ में दोनों सरफेस पे, लीव्स की अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे, दोनों पे स्टोमाटा का नंबर सेम होता है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ वाली पाई जाती है डाइकॉट्स में, और आइसोबाइलेटरल लीफ पाई जाती है मोनोकॉट्स में। ठीक है, बस
इतना लिया हुआ है, इतना दिया हुआ है एनसीईआरटी में इस चैप्टर में। बाकी डिटेल्स एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ट्रांसपिरेशन अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। ट्रांसपिरेशन जो है वो सेवरल फैक्टर से अफेक्ट होता है, जैसे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। ठीक है, ये चार एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए। क्या क्या? टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। ये चार एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा प्लांट के अपने फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको हम बोल रहे हैं इंटरनल फैक्टर्स। क्या क्या है? नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा। ज्यादा होगा तो क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। परसेंट ऑफ ओपन स्टोमाटा, मतलब एक टाइम पे ऐसा नहीं है कि प्लांट में जितने स्टोमाटा है लीफ के सरफेस पे के सारे खुले हुए हैं। ठीक है, एक टाइम पे कुछ खुलते होंगे, कुछ बंद होते होंगे, तो कितने ओपन है एक टाइम पे वो डिटरमाइन करेंगे कि ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है। ठीक है, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। अगर मान लो प्लांट्स में वाटर की कमी नहीं है, अगर वाटर अच्छा खासा अमाउंट में अगर अभी है तो ट्रांसपिरेशन करेगा वो। अगर वाटर की कमी है तो स्टोमाटा बंद करके वाटर सेव करेगा। कैनोपी स्ट्रक्चर, कैनोपी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जब कोई मान लो ट्री है, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, तो इसमें लीफ जो है वो लीव्स हैं, ठीक है, ये किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, वो होता है कैनोपी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है? ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं, मुझे नाम नहीं पता है, बट लीव्स और स्टेम्स जो है वो किस तरह का कैनोपी बना रही है, किस तरह से ढक रही है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है। अगर मान लो कैनोपी लार्जर है, ठीक है, ज्यादा एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, ज्यादा एरिया एक्सपोज्ड है, तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। और अगर कम एरिया एक्सपोज्ड है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। यहाँ देखो फिर से लिखा हुआ है ट्रांसपिरेशन ड्राइवन बाय कोहेजन एडहेशन। ठीक है, कोहेजन है म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स और एडहेशन है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेसेस। पोलर सरफेसेस क्या है? जैसे कि जो ट्रैकीड्स हैं या वेसल्स हैं, ठीक है, उनकी सरफेस पोलर सरफेसेस होती हैं, तो उनके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स का अपना अट्रैक्टिव फोर्स वहां जो काम कर रहा है वो है एडहेशन। और कोहेजन है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हुआ कोहेजन। तो कोहेजन और अट्रैक्शन हो गया। एक और फोर्स एक्ट कर रहा है वो है सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? वो अगर लिक्विड फेज में है तो उनके में आपस में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू जब वो गैस फेज में होती है। ठीक है, इसी को बोल रहा है सरफेस टेंशन। अब फिजिक्स वाला सरफेस टेंशन मत लगा देना यहाँ पे, जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी हुई है बस वही याद रखना। क्या बोला है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड फेज में होती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड फेज में होती हैं तो आपस में उनका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जब वो गैस फेज में होती है। अब फिजिक्स में पढ़ोगे तो सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, बस, तो उसको छोड़ दो अभी। अब देखो वाटर में क्या होता है? वाटर की दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है एनसीईआरटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, वाटर में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है और हाई कैपिलैरिटी। क्या क्या है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का क्या मतलब है कि वाटर का टेंडेंसी क्या है कैपिलरीज में राइज करने का, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, थिन कैपिलरीज में वाटर की टेंडेंसी है अपने आप राइज कर जाने की, इसी को बोल रहे हैं कैपिलैरिटी, और वो काफी ज्यादा है। देखो एक चीज और लिखा हुआ है कि ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर कॉम्प्रोमाइज। देखो ट्रांसपिरेशन जो है वो भी स्टोमाटा के थ्रू हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हें? CO2 चाहिए, CO2 चाहिए और वाटर चाहिए। तो CO2 भी कहाँ से आ रहा है? प्लांट्स में स्टोमाटा के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा है। तो अगर मान लो प्लांट को अभी वाटर सेव करना है, ठीक है, तो स्टोमाटा को क्लोज करेगा, बट अगर उसको फोटोसिंथेसिस करना है तो उसको स्टोमाटा को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस क्योंकि स्टोमाटा पे ही डिपेंड कर रही हैं, इसीलिए प्लांट्स को क्या करना होता है कि बैलेंस बनाना पड़ता है खुद के अंदर। ट्रांसपिरेशन के देखो और भी कई यूजेस हैं। क्या है प्लांट्स में? इसकी वजह से ट्रांसपिरेशनल पुल हो रहा है, ट्रांसपिरेशनल पुल हो रहा है तभी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स, सॉइल से ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट भी करा रहा है मिनरल्स। कूल्स द लीफ सरफेसेस, ट्रांसपिरेशन जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होता है, और इवेपोरेशन जब भी होता है तो सरफेस में वहाँ पे कूलिंग होती है। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है जिसको इवेपोरेटिव कूलिंग बोलते हैं, तो उसकी वजह से लीफ की सरफेस जो है वहाँ भी कूलिंग होगी, तो वो 10 से 15 डिग्री तक की कूलिंग होती है। ठीक है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक की कूलिंग होती है, किससे? ट्रांसपिरेशन की वजह से। हेल्प्स टू कीप सेल टर्चिड, ठीक है, कीप सेल टर्चिड। क्या? ट्रांसपिरेशन की वजह से सेल्स टर्चिड भी रहती हैं। लास्ट टॉपिक जो है वो है तुम्हारा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जो है फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? पॉजिटिव रूट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से और निगेटिव ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर से।
अब फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस इस तरह से नहीं है। फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस जो होती है वो सोर्स से सिंक की तरफ होती है। देखो जब कंडीशंस फेवरेबल हैं, ठीक है, तो फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? मेनली तुम्हारा फूड, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्लोएम। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो बन कहाँ रहे हैं? लीव्स में बन रहा है, लीव्स में तो बन रहा है ग्लूकोज, ठीक है, या स्टार्च या सुक्रोज। तो सोर्स क्या हुआ? लीव्स हुआ। कहाँ पे? फेवरेबल कंडीशंस में। और सिंक मान लो रूट्स हुआ या अदर पार्ट्स हुआ जहाँ पे उसको स्टोर होना है। तो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो सोर्स से सिंक की तरफ होता है। अब ऐसा नहीं है ना कि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फिक्स है कि रूट से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, बट फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट या मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पे सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा। और फेवरेबल कंडीशन में सोर्स अगर लीव्स है और सिंक अगर रूट्स है तो अनफेवरेबल कंडीशंस में ये चेंज भी हो सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? रूट्स जो है वो तुम्हारा सोर्स हो सकता है। क्यों? रूट्स में मान लो फूड स्टोर करके रख लिया, अब कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, ठीक है, अब प्लांट उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है या कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अब वो क्या करेगा? जो उसका स्टोर्ड फूड है वहां से उसको सप्लाई करेगा ऊपर की तरफ, स्टेम्स की तरफ, लीव्स की तरफ। तो अब सोर्स चेंज हो गया, अब सोर्स हो गया रूट, ठीक है, और सिंक तुम्हारा हो जाएगा लीव्स। इसीलिए तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल है और जाइलम में यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम सैप, फ्लोएम सैप क्या होता है? फ्लोएम में जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, जो लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है, उसी को बोलते हैं फ्लोएम सैप। जैसे जाइलम में जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं उसको बोलेंगे जाइलम सैप। तो फ्लोएम सैप में क्या क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा, हार्मोन्स मिलेंगे और अमीनो एसिड्स मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे फ्लोएम सैप में? वाटर, सुक्रोज, हार्मोन्स और अमीनो एसिड्स। एक क्वेश्चन और हमारा नीट में आया था कि जब हम फ्लोएम का सैप का एनालिसिस करेंगे तो उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, उसका नेचर एसिड्स की वजह से क्या होगा? एसिडिटी होगी उसमें, ठीक है, एसिडिक नेचर होगा। ये क्वेश्चन हमारा नीट में आ चुका है कि फ्लोएम सैप का नेचर कैसा होगा, ठीक है, वाटर, सुक्रोज, हार्मोन्स और अमीनो एसिड। अब यही पढ़ना है तुम्हें, मास फ्लो या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। क्या पढ़ना है बच्चों? मास फ्लो या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इसमें क्या है? ग्लूकोज, इसमें होता क्या है? सबसे पहले ग्लूकोज से बनता है सुक्रोज। क्या होता है? ग्लूकोज से बन जाता है सुक्रोज। ये कहाँ पे हो रहा है? ये सोर्स में हो रहा है। ये प्रोसेस सोर्स की है कि ग्लूकोज से बन गया सुक्रोज, ठीक है, ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड, सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड। तो ग्लूकोज से बन गया बच्चों सुक्रोज, मोनोसैकेराइड से चेंज हो गया डाइसैकेराइड। अब ये जो है ये फ्लोएम के कंपेनियन सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्या होता है? फ्लोएम के कंपेनियन सेल में इसका ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कंपेनियन सेल से ये जाता है सीव ट्यूब सेल्स में। कंपेनियन सेल से कहाँ जाएगा? सीव ट्यूब सेल्स में, और ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब सेल्स में जाएगा और ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या होगा बच्चों? एक बार जब सीव ट्यूब सेल्स में ढेर सारा सुक्रोज आ गया, ग्लूकोज पहले चेंज हुआ सुक्रोज में, ठीक है, उसके बाद हो गया कंपेनियन सेल्स में, फिर कंपेनियन सेल से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, वो क्या? सीव ट्यूब सेल्स में। इतना समझ में आया? अब इसके बाद क्या होगा? सीव ट्यूब सेल्स में जब ढेर सारा सुक्रोज आएगा तो सीव ट्यूब की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सीधी सी बात है, बढ़ेगी। तो सीव ट्यूब के एडजेसेंट क्या होता है? जाइलम। जब वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ गई, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो जाइलम से वाटर पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने आप अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएटेड इन द फ्लोएम और वाटर फ्रॉम द जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम। वाटर अब अंदर आ गया, ठीक है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। वाटर अंदर आ गया ऑस्मोसिस के थ्रू। वाटर अंदर आया ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। अब क्या होगा? अब इसके बाद जब वाटर अंदर आया, ठीक है, जब वाटर का ट्रांसपोर्ट अंदर आया, ढेर सारा वाटर यहाँ इकट्ठा हुआ, तो इसकी वजह से वाटर का पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हुआ, एक वाटर का पोटेंशियल क्रिएट हुआ। अब जो इसका सिंक है वहां पे तो लो वाटर पोटेंशियल ऑलरेडी है, तो अब पूरा का पूरा मास फ्लो होगा। इसका क्या होगा? मास फ्लो होगा या बल्क फ्लो होगा? बल्क फ्लो होगा अपने आप, ठीक है, मास या बल्क फ्लो होगा और ये पहुंच जाएगा सिंक में, ठीक है। और सिंक में पहुंचने के बाद जो इसका सिंक है जहां पे इसको यूटिलाइज होना है, वहां पे फ्लोएम सैप से सबसे पहले क्या होगा? फ्लोएम सैप में से सुक्रोज निकाल लिया जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। सुक्रोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा देंगे, ठीक है, और जहां भी स्टोर होना है वहां पे सुक्रोज को चेंज कर देंगे हम स्टार्च में।
ठीक है, इतना समझ में आया। सुक्रोज का क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। एक बार जब सुक्रोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया तो वहां पे जो वाटर था अब वो सोल्यूशन कैसा हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। बगल में जाइलम है, जाइलम अभी क्या है, हाइपरटोनिक। तो अब वाटर का मूवमेंट फिर से वापस से जाइलम में हो जाएगा, फ्लोएम से। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जाइलम से फ्लोएम में आया था, अब फ्लोएम से वापस जाइलम में चला गया, सिंक पे। ठीक है, वाटर मूव्स आउट ऑटोमेटिकली, ऐसा लास्ट लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। इसके अलावा एक और चीज है गर्डनिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गर्डनिंग एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। देखो क्या करते हैं, बोला है कि मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, ठीक है, इसको स्टेम पे से यहां से कट कर दिया गया। ठीक है, कट क्या किया गया, सॉरी कट नहीं किया गया, ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी गर्डनिंग कर दी गई। गर्डनिंग का क्या मतलब है कि बाहर से, ठीक है, एक सर्कुलर रिंग, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर पट्टी चारों तरफ से काट ली गई। ठीक है, अब देखो इतना तो पता होगा ना कि फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और अंदर की तरफ जाइलम होता है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि फ्लोएम को है वो हमने कट कर दिया, इतना वैस्कुलर टिश्यू हमने कट कर दिया चारों तरफ से। तो अब क्या होगा, मान लो ऊपर से नीचे की तरफ आना था फूड, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट हो रहा था फेवरेबल कंडीशंस में। तो क्या होगा कि यहाँ पे ना डिपोजिशन होने लगता है। यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करें कि बाहर की तरफ ऊपर की साइड में डिपोजिशन होने लगता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि फ्लोएम के थ्रू ही वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। इसी को बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपका प्लांट ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है, ये चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज करा के मैंने खत्म करा दिया है। इसके बाद क्या जाना है, क्या करना है आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, वहां से जाके इस चैप्टर के पर्टिकुलरली यही पीडीएफ नोट्स आपको डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम सेल बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। सेल बायोलॉजी में 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, एक तो सेल है आपका यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा बायोमोलिक्यूल्स और तीसरा सेल डिवीजन। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।